नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ झुंझुनू से आज वापिस आपके सामने उपस्थित हूं। महिला आरक्षण बिल विरोध को लेके जो युवाओं के अंदर आक्रोश है, उन बातों को लेके आज हम अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा दोबारा करेंगे, जो पहले वाले वीडियो में भी हम करते आए हैं। क्योंकि जब तक आपके पास तथ्यात्मक आंकड़े उपस्थित नहीं होते हैं, तब तक आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जाखड़ झुंझुनू से लगातार आप जुड़े रहें, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और हम हवा में बातें नहीं करते हैं, जो तथ्य रियल में हैं, जिनकी वास्तविकता पाई जाती है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे कुछ चलचित्रों के माध्यम से। ये सीकर के कुछ दृश्य हैं जो कल के आंदोलन के हैं। आप भीड़ को बखूबी देख सकते हो कि पुलिया से ऊपर चढ़ने से लेकर नीचे कलेक्ट्रेट तक हजारों की संख्या में युवा उपस्थित थे और युवाओं ने अपना दमखम अच्छे से दिखाया। इसको आगे भी दिखाते हैं आपको। ये भीड़ के और नजारे हैं। ये दोनों चलचित्र जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यहां से लेके कलेक्ट्रेट तक युवा हमारे साथ थे। उसके बाद में बात करें, ये वो स्थान है जहां पे बैठ के हमने नारेबाजी की, साथ में प्रशासन तक, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। आधे एक घंटे तक सड़कों को जाम किया ताकि उनको समझ में आ सके आपने क्या गलतियां की हैं, आपको क्यों ये बिल वापस लाना होगा और क्यों ये युवाओं के लिए एक घातक चीज साबित हो सकती है। कई लोग जो बोलते हैं कि आप धरातल पे नहीं काम करते हो, आप सिर्फ घर पे बैठ के बातें करते रहते हो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ हवाबाजी करते हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिखा देते हैं प्रिंट मीडियम के माध्यम से भी। ये जो स्थान है, ये हम ही हैं। साइड में हमारे साथी भी हैं, सुनील जी खींचड़। ये बात कर लेते हैं। लोग बोल रहे थे मीडिया कवरेज नहीं मिलता, मीडिया कवरेज नहीं मिलता। ये प्रिंट मीडिया के कुछ दृश्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो चलो आपको पता ही है, बहुत सी बातें छाई हुई थी, तो उन बातों को तो छोड़ो। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि युवकों ने प्रदर्शन किया, बकायदा नाम के साथ उपस्थित हैं। तो हमने संघर्ष किया है इस बात को लेके। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो सीकर के समस्त युवा हमेशा तैयार रहे। इस बार भी युवाओं ने बहुत साथ दिया। विभिन्न कोचिंगों से, लाइब्रेरियों से युवा उठ के आए। महिलाएं भी साथ देना चाहती थी, लेकिन बस वो है कि वो एक दूसरे को देख के झिझक रही है अभी तक, कि अकेले जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी, ग्रुप में जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। उनकी परेशानी हम समझते हैं। मेन मुद्दा तो पता है क्या है आपको, कि महिलाएं इस बात पे किसी प्रकार का रिएक्शन देने को तैयार ही नहीं है। महिलाओं से पूछो चाहिए तो भी ठीक है, नहीं चाहिए तो भी ठीक है। उनका तो सिस्टम बराबर वाला सा हो रखा है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं हमने मांगा तो था ही नहीं। तो चलो बातों को आगे नहीं बढ़ाए। कई बच्चे बोल देते हैं कि वीडियो लंबी हो गई, तो हम आपको बता देते हैं कि आगे हम जिन जिन बिंदुओं पे बात करते हैं वो सारे महत्वपूर्ण होते हैं। आपको वीडियो एंड तक रुकना चाहिए ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ सके कि आगे क्या हो सकता है। आज बजट भी पारित हुआ है। मैं जहां तक मानता हूं, राजस्थान के इतिहास का आज तक का सबसे नीरस बजट जिसको बोला जाएगा, वो आज का बजट था। किसी पार्टी विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं हम। वो बजट की कॉपी हमने भी पढ़ी है। हमें नहीं लगा उसमें कि युवाओं के लिए इन्होंने कुछ किया है। आगे बात करें, पहला पॉइंट कि जुलाई को बजट सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल पर चर्चा, मेरा अनुमान कितना सही। अब ये देख लो, मेरी पिछली पुरानी वीडियो उठा के आप दे सकते हो। मैंने 4-5 दिन पहले या शायद 2-3 दिन पहले बोल दिया था, 0 चांस ही नहीं है कि इस मैटर पे कोई बात हो सके। युवाओं का आक्रोश लगातार इतना दिखाई दे रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। इसी वजह से भर्तियों की भी आज घोषणा नहीं हुई। काफी बच्चे जो सोच रहे हैं ना कि वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, उनको आगे के स्लाइड में आपको दिखा देंगे कि 1 लाख का विवरण कैसे है। आपको भी हंसी आएगी उस बात के ऊपर। लेकिन यह है कि मैंने जो कहा था वो सत्य हुआ। बजट के ऊपर इस तरीके की कोई चर्चा नहीं की गई और अभी भी मैं बोल रहा हूं, मेरा अनुमान जहां तक है ये मामला और खिंच सकता है।
ये सारे जो ढोंग रचे गए हैं वो ढोंग इसलिए रचे गए हैं कि जो सामने उपचुनाव हैं, आज झुंझुनू को शायद 300 करोड़ का बजट दिया गया है क्योंकि वहां उपचुनाव है, वो मैंने देखा था। तो आप पैसों के माध्यम से युवाओं को तोलने का प्रयास ना करें, उन्हें रोजगार, अच्छी शिक्षा, ये सब देने का प्रयास करें। दूसरे बिंदु पे हम बात करें तो मीडिया का विचित्र व्यवहार आखिर क्यों? मैंने कल बताया था आपको, कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैंने ऐसे ही बताया आपको। मेरा मन बहुत आहत हुआ इस बात को लेके, बहुत आहत हुआ मैं। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी लोगों के दिखे कि हमारा उद्देश्य तो एक ही है, आप इस बात को कहां लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो। पहले आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, उसके बाद मुझे बताएं कि क्या इस बात पे मेरा आहत होना सही है या नहीं है। ये देखिए, एक महिला आरक्षण के खिलाफ महिला बाड़मेर की भीड़ ने बढ़ाई बीजेपी सरकार की चिंता। ये एक यूट्यूब चैनल है एजुकेशन नगरी के नाम से। ये जो दृश्य आप पीछे देख रहे हो ना, ये मैंने आपको अभी दिखाए हैं कि ये कहां के हैं, देख लो आप। समझ आ गया होगा आपको। आपको स्पष्ट तौर पे पता है इस बात का कि आप वियतनाम में कोई वीडियो रिकॉर्ड करके चाइना को नहीं बता सकते। यह बात मैंने कल भी कही थी, वो वियतनाम की ही रहेगी, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। मीडिया क्या होता है? मीडिया से हम लोग क्या अपेक्षा करते हैं? एक सच दिखाने का माध्यम, हमारी आवाज उठाने का माध्यम और बहुत सी चीजें। अब ये माध्यम ऐसे झूठ पेश करेंगे तो आप बताओ कैसे चलेगा। इसके ऊपर कमेंट भी नोटिस किए मैंने, बहुत कमेंट थे इसके ऊपर। मनोज भाई आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारा मजबूत रेला उस पर्ची सीएम की आंख खोल देगा। किसी भाई ने उसके नीचे कमेंट किया ये वीडियो सीकर का है ना कि बाड़मेर का। अब बताओ, आपको उसी टाइम ये वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो दोबारा देखा नहीं और मेरा कांटेक्ट हो नहीं पाया इनसे, नहीं तो मैं बताता कि देखो इस तरीके के कृत्य उचित नहीं है। आप वही दिखाओ जो सच हो। एजुकेशन नगरी का नाम मैंने पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल पे लिया है, उन्होंने हमारा जयपुर में बहुत साथ दिया था, उसका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन अभी समस्या यह है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो ये वीडियो आप शॉर्ट्स के रूप में है शायद, अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दें और साथ ही साथ दोबारा ऐसे झूठ पेश करने की कोशिश आप ना करें। ये झूठ लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं बाड़मेर के युवाओं से भी खुश हूं, मैं सीकर के युवाओं से भी खुश हूं कि एक दिन में ही हमने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो बजट में अपनी बात तक नहीं रख पाए। जो लोग डर रहे थे ना कि 10 तारीख को लागू ही हो जाएगा, 10 तारीख को लागू ही हो जाएगा, कुछ लागू नहीं हुआ, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। युवा बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे दो चीजों की आस में कि एक तो हमें नौकरियों का आश्वासन मिल जाए और सेकंड ये महिला आरक्षण बिल वापस ले लिया जाए। लेकिन दोनों ही बातें नहीं हुई। उसके बाद में तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करने से पहले मैं बता देता हूं आप साफ लोगों को कि मेरा किसी के साथ बैर नहीं है, मैं तथ्यों के साथ चीजें रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वो सत्य हैं। ना किसी से दुश्मनी मोल लेनी है मुझे, ना कुछ और। सीकर में जरूर हमने इतना किया था कि युवक आगे आने से झिझक रहे थे, हमने प्रयत्न किए, लोगों को एक साथ रखा और जोड़ के अंततः सरकार तक ये चेतावनी पहुंचाई कि यदि ये बिल वापस नहीं लिया जाता है तो उसके बाद में इससे भी बड़ी रैली करके सीकर के युवा भूख हड़ताल की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना आप। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो थोड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकती है। महिला आरक्षण बिल को लेके सीकर की आवाज क्यों नहीं उठाई गई, मैं बताता हूं ये बिंदु मैंने क्यों बनाया है। इसमें देखो, ये सुबह मैंने 2 स्क्रीनशॉट लिए थे मनोज मीणा जी के यूट्यूब चैनल से, जहां 2 चीजें हुई हैं। 50% महिला आरक्षण के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन, ये 10 तारीख की बात है, नहीं 9 तारीख की, और ये 11 तारीख को शायद कोटा के अंदर ज्ञापन देने के लिए मनोज मीणा जी जा रहे हैं। मनोज मीणा जी, मेरी एक समस्या इस बात को लेके
कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। यह सवाल अब सबके सामने निकल के आ रहा है, मैं अकेला नहीं हूं। सीकर के युवा भी यह बात आपसे बार बार पूछ रहे हैं। हम आपके साथ हैं। जयपुर में आप जिस दिन परमिशन लेके आओगे, सारे काम करोगे, उस दिन हम आपके बराबर खड़े मिलेंगे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताओ, इन दो चीजों में मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आपने सीकर के युवाओं को धन्यवाद ज्ञापित क्यों नहीं किया, क्योंकि उद्देश्य तो दोनों का एक ही था। इसे हम क्या समझें। अब मैं ज्यादा बोल जाऊंगा तो उसके अंदर कमेंट्स में बाहर लग जाएगी कि देखो ये हो गया, वो हो गया, हमें तो एक ही जगह लड़ना है, वो लड़ना है। आप जो बोलो वो सराखों पे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बात की लड़ाई के लिए हम लोग निकले हैं ना, उस बात को उसी तरह प्रचारित करो जैसे उचित हो। आप ये मत करो, ये आंदोलन को है ना इधर उधर डावाडोल कर सकता है। कल के देखो प्रिंट मीडिया वगैरह वो सब कुछ आपको दिखा चुका हूं। युवाओं ने मुझे इतना पूछा, हर बार पूछा कि मनोज मीणा जी ने सीकर आंदोलन को लेकर कोई बात क्यों नहीं कही, कोई भी बात क्यों नहीं कही। हनुमान किसान जी ने जरूर बात कही है, उनकी भी बात करूंगा मैं, लेकिन ये वाला थोड़ा आप ध्यान रखें, क्योंकि अब आपको पता है यह आवाज राजस्थान के हर जिले से गूंज रही है, हर जिले से गूंज रही है। उनियारा टोंक में भी होने वाला है, कोटा में भी होने वाला है, भाई चंद्रभान है वो भीलवाड़ा में कर रहे हैं। ये सारी चीजें पूरे राजस्थान के अंदर गूंज रही है। आप मुझे बता दो कि आपके अंदर ऐसी कोई विशेष शक्ति उपस्थित है क्या कि आप एक समय पे 4 जगह पे उपस्थित रह सकते हो, तब तो हम आपको मान लेंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। तो आप यहां नेतृत्व कौन कर रहा है? एक्चुअल में सीकर में किसी ने नेतृत्व किया ही नहीं। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपना अपना हक मांगने आए थे। सेकंड ग्रेड के बच्चे भी आए थे, थर्ड ग्रेड वाले तो थे ही थे, युवतियां भी आने को तैयार थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो बाद में हमारा साथ दे देंगी, वो अवश्य देंगी, ये कंफर्म है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। साथ में क्या है, वो वाली स्लाइड इस टाइम अवेलेबल नहीं है, मैं बता देता हूं आपको कि मैं हनुमान किसान जी की बात क्यों कर रहा था। आज उनके यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कि वो शायद किसी न्यूज चैनल पे गए हुए थे, मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। वहां उन्होंने आरपीएससी को भंग करने की मांग की, आरएसएसएमबी है जो अपना अधीनस्थ बोर्ड है उसके अंदर परिवर्तनों की मांग की, काफी मांग उठाई। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आप निकले थे ना घर से, उसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं दिख रही हमें। मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने सिर्फ आपका इस तरीके का जो एक पैटर्न होता है ट्वीट वगैरह वो देखा है, उसमें मुझे कहीं आपकी कोई चर्चा नहीं दिखी। अभी भी मैं आपकी वीडियो देख रहा था, उसमें आप बोल रहे थे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर निर्णय का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। मैं किसी युवक को अपने पास बुलाऊं और उसे बोलूं फांसी खा ले, मुझे इसमें आप सकारात्मकता दिखा दो कहां है। और सरकार किसी को फांसी खाने पे मजबूर कर दे तो इसमें सकारात्मकता कहां है। तो हर सिक्के के दो पहलू वही लागू होते हैं जहां सच में उसके दो पक्ष होते हैं। तानाशाही वाले काम के अंदर कभी एक पक्ष होता ही नहीं है, वो गायब हो जाता है, सिर्फ नकारात्मक ही बचता है। इतिहास उठा के देख लो, जब जब ये काम हुए ना तो युवाओं को हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो आप ये तुगलकी फरमान बंद कर दो, सरकार से मेरा निवेदन है। अब थोड़ा चलो कोई बात नहीं, वीडियो नीरस नहीं हो जाए तो इसके लिए एक यूनिक बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के बेतुके बयान आखिर कब तक, आखिर कब तक? राजस्थान का युवा सुबह उठता है, आपका ट्विटर अकाउंट देखता है, देखते ही उसे कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, देखते ही उसे कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हम आपसे यह चाहते हैं कि पहले आप बात को पुख्ता करें, उसकी सच्चाई को पता करें, उसके बाद में ऐसी पोस्ट रिलीज करें। दोनों पोस्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं। बजट सत्र चल रहा था, लगभग 11:17 के ऊपर यह ट्वीट आया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल बीजेपी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% किया है। इसमें महिलाओं को रोजगार के उचित अवसर मिलेंगे और आत्मनिर्भर होकर सशक्त बन सकेंगी। कहां लागू है? पास हुआ अभी तक? ये कुछ नहीं हुआ ना अभी तक। घोषणा कर देने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाता, आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये अब हुआ है। आप
युवाओं को मानसिक पीड़ा देना बंद करें। मैं सच बता रहा हूं, युवा बहुत परेशान है, मैं खुद परेशान हूं। सुबह उठते ही सर दर्द चालू हो जाता है, देख कोशिश करते हैं किताबों की तरफ वापस मुड़ने की, ऐसा कुछ ना कुछ सामने आ जाता है हमारे। युवाओं को अब तो जीने दो। इन्होंने आपका बिगाड़ा क्या है? आपने कभी सुनी है क्या युवतियों की सरकार होती है? सरकार युवाओं की होती है। अब क्या बताएं अब इसके बारे में। उसके बाद में एक ट्वीट और आता है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 21,744 पदों पर नियुक्ति दे दी है। इसके अलावा 59,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। साथ ही 17,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। 6,000 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। बताओ इसके बारे में क्या बोलें अब। इसका टोटल करें ना लगभग, तो ये 1,04,244 के समथिंग होगा, एग्जैक्ट होगा लगभग 244। मैं पूरे राजस्थान के युवाओं से एक बार यह पूछना चाहता हूं, यह संख्या इन्होंने जो बताई है उसके 10% युवा भी मेरे सामने आए और मुझे अपना नियुक्ति पत्र दिखा दें। ये जो बात कर रहे हैं सारी की सारी घोषणाएं और नियुक्तियां कांग्रेस सरकार की हैं। पिछले 6 महीनों में हमें तो कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है। एग्जाम जरूर हुए हैं, नियुक्तियों की मैं गारंटी नहीं ले सकता, और इतनी बड़ी संख्या में यह तो संभव ही नहीं है। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप युवाओं को यह मानसिक पीड़ा देना बंद करें। अब युवा इसे देख के पता क्या सोच रहा है? युवा यह सोच रहा है कि इस साल की भर्तियां तो निकल गई, अब तो 2025 में ही होंगी, क्योंकि आपने कहा है कि हर वर्ष 1,00,000 भर्तियां हम करवाएंगे, तो इस साल का तो कोटा पूरा हो गया। तो अब युवाओं के पास बचा क्या है? मैंने कल भी कहा था कि आप स्किल डेवलपमेंट के नाम पे युवाओं को निराश ना करें। यह युवा शक्ति है, यह काफी नुकसान पहुंचा सकती है आप लोगों को। उपचुनाव भी सामने है, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं आपके सामने, आप समझो इस बात को। मैं गारंटी देता हूं, लगभग यदि आप युवाओं के अनुसार इस बिल को वापस लेते हो तो आपकी वहां पे सीटें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, नहीं तो आप यहां उसे 0 पे ले जाने का प्रयास कर रहे हो। उसके बाद में बात करें, सरकार बैकफुट पर जाने को तैयार है या नहीं। ये एक जी राजस्थान न्यूज का ट्वीट है। दबाव के कारण भजनलाल सरकार वापस लेगी महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला, और एंड में क्वेश्चन मार्क। बस न्यूज चैनल्स का ये काम बहुत बढ़िया है, कोई तथ्य नहीं था, कुछ और नहीं था, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। युवा सुबह से शाम परेशान होकर, सुबह से यूट्यूब पे देखते हुए, कहीं इंस्टाग्राम पे देखते हुए कि कोई सुखद सूचना ही हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। और इन रियलिटी आज के बजट के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा यह स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है कि सरकार बैकफुट पे जाने को तैयार है। सरकार थोड़ा सा अपन बहुत करीब है, इस बिल को वापस लेने के लिए बहुत करीब है। हमारी मेहनत रंग लाएगी, ऐसे ही लगे रहो। सीकर में भी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा युवाओं को संगठित किया जाएगा। इस बार जो किया गया उससे युवाओं में और हिम्मत आई है, और ज्यादा हिम्मत आई है। अगली बार जब ये होगा तो मैं गारंटी देता हूं 2 से 2,500 प्लस बच्चे रोडों पे उतरेंगे। सीकर इतना सा है, रोडें जाम हो जाएंगी 5-5, 6-6 घंटे के लिए, एक बार ट्रैफिक कहीं रुक गया तो। साथ में यह कहना भूल गया मैं कि मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आते समय जब हम वापस आ रहे थे तो हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में परमिशन ली थी। 8 तारीख को गए, 9 की परमिशन लेके आ गए, और आते टाइम बड़े अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने यही बात कही कि इस प्रकार की रैलियां और आंदोलन यदि सीकर में डेली भी होना और दिन में 2-2 हो तो भी हमें कोई समस्या नहीं है। पहली बार हमने शिक्षित युवा देखे थे जिन्हें अपने हक का पता था, अपनी बातों का पता था, मांग कैसे रखनी होती है ये पता था, शांतिपूर्वक आना कैसे होता है वो पता था, शांतिपूर्वक जाना कैसे होता है वो भी पता था। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्ञापन देने के बाद में बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, आपको भी पता है, हजारों की संख्या में बच्चे यदि इधर उधर होंगे तो समस्या ही होगी। तो मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने हमारा खूब सहयोग किया। इसमें मजाक की बात तो यह है, जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि
जब हम यहां से निकले थे ना, तो परमिशन जब हमारे पास होती है तो उसके अंदर एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि जहां से रैली प्रारंभ होगी वहां पे पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया जाता है, वो संख्या के आधार पे, चाहे भले ही 2 पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो। तो हम वहां से निकले तो कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास में, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने ये सोचा बीएसटीसी वाले बच्चे हैं, इनको कहां अपने हकों का पता होगा और कहां लड़ने आएंगे, कोचिंगों में बैठे होंगे, ये थोड़ी ना इतना बड़ा मुद्दा खड़ा करेंगे। लेकिन जब वो उद्योगनगर थाने के पास से गुजर रहे थे ना आवाज आज भी थोड़ी खराब है, नारे इतने ज्यादा लगा लिए। तो जब वो उद्योगनगर के पास से निकले तो जब वो शोर सुना तब बड़े अधिकारियों को भाग के आना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस की अलग से व्यवस्था की गई, सारे काम किए गए, हमने काम सारे शांतिपूर्वक किए। पुलिस प्रशासन ने जैसे जैसे हमें गाइड किया हमने किया। हमारी रैलियों का प्रदर्शन भी साफ दिख रहा है कि हमने यातायात को भी इतना प्रभावित नहीं किया, कुछ नहीं किया। प्रशासन ने भी हमें बैठने की अनुमति दी, नारेबाजी करने की अनुमति दी, हमारे हक रखने की अनुमति दी। तो एक शिक्षित युवा जब रोड पे निकलता है ना तो ऐसा ही होता है। नहीं ये लाठियां खाने वाले और गिरफ्तार होने वाले ये काम तो नेताओं के होते हैं। कल कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। आप लगातार जिलों में ये चीज जारी रखें। अब अंत में वार्ता करते हैं कि आगे युवाओं की क्या रणनीति होनी चाहिए। जिस प्रकार का कड़ा संदेश सीकर और बीकानेर के युवाओं ने दिया है, ऐसी बात नहीं है कि सीकर में बीकानेर के युवा नहीं थे, बिल्कुल थे। मैं आपको यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कटाक्ष नहीं हो रहा है यहां किसी पे। यहां भी बाड़मेर के युवा हमारे साथ साथ में मिलकर लड़े हैं। तो आप ये क्यों भ्रम लिए बैठे हो कि मैं कोई बाड़मेर सीकर की बात कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि आवाज उठती रहनी चाहिए। एक आदमी 4-4 जगह उपस्थित नहीं हो सकता, लगातार लगे रहो हर जिले में। हम जीत के बहुत करीब हैं, समझो आप इस बात को। भीलवाड़ा वाले समझ गए हैं, कोटा वाले समझ गए हैं, ये उनियारा टोंक है वो समझ गए हैं। कुछ एरिया जैसे बच जाते हैं, उदयपुर हो गया, मेवाड़, प्रतापगढ़ हो गया, वहां भी आप आवाज बुलंद करें। जयपुर के अंदर तो हमें अनुमति नहीं मिलेगी। अभी तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अनुमति जैसा कोई काम ही नहीं है, अनुमति मिलने के चांस न के बराबर हैं। और जिस दिन अनुमति मिल जाती है, मैं न तो यहां मनोज मीणा जी के खिलाफ हूं ना हनुमान किसान जी के खिलाफ हूं, परमिशन कोई भी लेके आए और परमिशन को लेके कोई भयावह स्थिति नहीं है। यह स्थिति भी आपको जल्दी स्पष्ट कर देंगे कि परमिशन कब मिलेगी, कब आना है, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। इसलिए आप जुड़े रहे हमसे। अब मैं कई बार देखता हूं कि लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। यहां मेरा वैसा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन आपको अपडेट देते रहना यह मेरा दायित्व है। हम लोग भ्रम लिए बैठे रहते हैं कि वो आए तभी हम ये काम करें, वो आए तभी हम ये काम करें। 9 तारीख को सीकर वाले इस चीज के चक्कर में बैठ जाते तो आप बताओ क्या होता। सरकार को पता लगता कि इतना बड़ा आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के हो सकता है। एक पहचान हो सकती है इंसान की कि वो युवा लड़ रहा है इस बात के लिए, लेकिन लड़ाई तो आपकी भी है ना, तो लड़ना आपको भी पड़ेगा। ये चीजें आप समझो तभी इस बात को पता लगा पाओगे। तो राजस्थान के समस्त युवाओं से मेरी एक ही विनती है कि आप लगे रहो। कोई भी जिला छोड़ो ही मत। कोई संभाग स्तर पे जो करना चाहता है वो संभाग स्तर पे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जिला स्तर पे कर ले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तहसील स्तर पे करना चाहे तो कर ले। ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जाओ। 200 विधायक हैं अपने, उनसे पर्सनल कांटेक्ट में रहो। आपके नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दें तो दूसरे फोन से फोन करो, लेकिन उन्हें बताते रहो कि यह मुद्दा यदि वापस नहीं हटा है तो आपके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। इन चीजों को समझो आप। अब हार के बैठ जाएंगे ना, उसके बाद में बहुत दुख होगा। तो अब नहीं हारना है, अब तो ये लड़ाई ऐसे ही जारी रखनी है। इसका परिणाम जरूर दिखाना है सरकार को। सरकार अपने आप ये बिल वापस ले लेगी। उन्हें यही तो चाहिए था कि हम युवाओं का मत जानना चाहते हैं, और युवाओं ने बता दिया कि संतुष्ट तो नहीं है हम इस बात से, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। युवा बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैंने थोड़े दिनों पहले वीडियो में बताया भी था कि आपको करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, कौन कौन जाके आगे वार्ता करे। ऐसे ही नहीं है, आप समस्त युवा संगठित रहें, एक ही मांग रखते रहे। अब कई बार मांग उठ रही है, मैं कई जगह देख रहा हूं 30 से 35 कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 से 33 कर दो, 40 कर दो। अरे क्यों कर दो? राजस्थान सरकार से पूछो बार बार ये सवाल। ये ट्वीट ये करते रहो लगातार, महिला आरक्षण वापस लो, हैशटैग चला दो, क्या दिक्कत है उस चीज के अंदर? सोशल मीडिया पे हम बैठे रहते हैं। उस मानसिक पीड़ा से अच्छा है कि आप आज काम कर लो।
नहीं वो मानसिक पीड़ा आपको इतना बर्बाद कर देगी। बच्चे मेरे को कई ऐसे मिले हैं, साथ में जयपुर गया था उस टाइम, कि जो इस साल बीएसटीसी की एग्जाम देने आए हैं, बीएसटीसी की एग्जाम देके इस साल वो बीएसटीसी करेंगे, वो युवा आंदोलन में थे। कई लोग ऐसे भी मिले जिनके भाइयों ने बीएसटीसी कर रखी है, वो उनके लिए आए थे। तो सोचो युवा इतने सजग हो सकते हैं, तो आप कई लोगों ने तो बीएसटीसी कर रखी है। यदि बीएसटीसी धारी राजस्थान की सड़कों पे उतर जाए ना, तो राजस्थान का प्रशासन हिल जाए। परसों एक सजेशन आपको बताया भी था कि यदि ये बिल पास होता है, चांसेस तो कम ही है, यदि ये बिल पास होता है तो एक बीएसटीसी डिग्रीधारी, देखो बीएसटीसी संघर्ष समिति पहले से है, वो प्रयास करे तो बहुत अच्छा है, उनके साथ हैं। ये चीज कोर्ट तक तो घसीटनी पड़ेगी, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे इसमें, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन बीएसटीसी डिग्रीधारी संघर्ष समिति एक ये बनाई जाए, उसके अंदर 5 लोगों का संगठन हो, जिला स्तर पे कमेटियां गठित हो, एक आवाज के ऊपर युवा उठ के आए, ताकि उनको ये नहीं सोचना पड़े कि वहां मुकदमे लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो 5 लोग जो आगे खड़े होंगे ना, वो सारा मामला निपटेंगे, प्रशासन सुनेगा भी, सारे काम होंगे। तो लड़ते रहो, संगठित रहो और समायोजित तरीके से। ऐसे नहीं है कि इधर उधर बट गए, जैसे आज मैं बता रहा हूं ना, आज मेरे को गालियां पड़ने वाली हैं, श्योर है ये चीज, लेकिन मैंने आपको फैक्ट वाइज चीजें बताई हैं, चाहे भले ही आप जाके चेक कर लेना, एक भी तथ्य गलत हो तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की, एक सिंगल तथ्य गलत नहीं है। जो जो मैंने कहा था वही हुआ है। मीडिया का मैंने बताया है आपको, ये मत सोचिए हमें मीडिया कवरेज नहीं मिला है, खूब मिला हमें। ये दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इससे बड़े नहीं होंगे कोई भी राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने आर्टिकल दिए हैं। और क्या चाहिए आपको? अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं, एनडीटीवी ने भी ये चीज बकायदा बताई है रात को कि युवाओं में आक्रोश किस बात को लेके है। तो ये मत सोचिए कि युवा कुछ कर नहीं सकते, इन्हें पटरियां उखाड़ने पे, चक्का जाम करने पे मजबूर मत कीजिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी युवाओं की ये मानसिक पीड़ा ना हटा दीजिए। और बाकी समस्त साथियों, आप जुड़े रहे हमसे लगातार ऐसे ही। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, पीयूष जाखड़ झुंझुनू, यही मिलेगा। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और आपके लिए मेहनत करने से पहले हम हमारे लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक बीएसटीसी डिग्रीधारी हूं। भविष्य तो मेरा भी गर्त में जाएगा ना। मैं भी ये घर पे ये सोच के बैठ जाता कि बोले ठीक है मरने दो, हमें क्या मतलब है, जो औरों का होगा वही हमारा हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण पत्र नहीं भेजे जाते हैं कि आप आओ। कल भी कई युवा साथ आए थे, मैंने कल वीडियो में भी बताया था कि राहुल जाखड़ जो अपने एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं यहाँ झुंझुनू में, उन्होंने आके एक ही बात बोली कि यदि छात्रों को अपना बात रखने का मौका नहीं दिया जाता तो वो लोकतंत्र का हनन होता है। उन्होंने हमें अच्छे से लीड किया, साथ में सारे काम हुए, प्रशासन ने सहयोग किया, ये आपको बता चुके हैं अमर। तो अभी बोल रहा हूं, जाग जाओ, हर जिला स्तर पे लगे रहो, जीत के बहुत करीब हैं, और शायद आने वाले 5-6 दिनों में ये सरकार झुक जाएगी। तो ये लास्ट 5-6 दिन तो आप कम से कम मेहनत करो। और सीकर में भी दोबारा जरूरत पड़ी ना, ऐसे लगा कि दोबारा एक बार समझाइश की जरूरत है, तो इस बार उससे भी बड़ी ज्ञापन रैली के साथ में। ऐसे तो पूछने को हमें पूछा जा सकता है कि कलेक्टर साहब पूछने की एक ही बात को लेकर बार बार क्यों आ रहे हो, बोले ये हमारा अधिकार है और हम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दोबारा आएंगे, लड़ेंगे, डटे रहेंगे, झुकेंगे किसी भी हालत में नहीं। राजस्थान के समस्त युवाओं ये सोच लेना। चलो, इसी बात के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।